हेलो स्टूडेंट। मैं हूँ ऋषभ देवांगन। आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉइल में जहाँ से छोड़े थे वहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल पढ़ रहे थे। उसमें इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में पहुंचे हुए थे। ठीक है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन। जल्दी जल्दी समझना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझाऊं। तो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले मैं बोला था कि कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। ये इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसे पता करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 75 माइक्रोन से अगर पार्टिकल का साइज बड़ा रहेगा तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, और 75 माइक्रोन से अगर छोटा रहा तो वो क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल होता है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 50% और मोर पार्टिकल रिटेन रिटेन ओवर कहा, 75 माइक्रोन आईएसटीयू में अगर रिटेन हो गया तो वो क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। जबकि फाइन ग्रेन सॉइल क्या हो गया, इसी का वाइस वर्सा हो गया। इसी का क्या हो गया, आपका वाइस वर्सा हो गया। ये रिटेन होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फाइन ग्रेन सॉइल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में पहले कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल ये बोलता है कि दो प्रकार का होता है कोर्स ग्रेन सॉइल। एक हो सकता है आपका सैंड हो सकता है, और एक हो सकता है आपका ग्रेवल हो सकता है। तो इसके बारे में भी ऐसे ही हम लोग किससे डिफ्रेंशिएट कर दिए कि अगर 4.75 MMCU, ठीक है ना, 4.57 mm से अगर क्या हो जाएगा, आपका छोटा रहेगा। सैंड का जानते हैं ना हम लोग साइड, 0.075 mm से 0.75 mm तक होता है, जबकि 0.75 mm से बड़ा 80 mm तक क्या होता है, ग्रेवल होता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर 0.75 mm सीयू से सीयू में 4.75 mm सीयू में अगर 50% और मोर पार्टिकल, ठीक है ना, मोर पार्टिकल फाइनर देन दिस साइज, फाइनर देन या फिर पास, ठीक है ना, 50% या फिर उससे ज्यादा पार्टिकल अगर इस सीयू से पास हो जा रहे हैं या फिर फाइनर हैं, ठीक है, इस साइज से, तो वो क्या हो गया, सेंड, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, ग्रेवल हो जाएगा। वैसे ये इजी है, ठीक है, लिख लोगे, समझ में आ गया होगा। अब इधर देखते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल को तो इस प्रकार से बांट दिया। तो एक और प्रकार से ये कैसे बांटता है कोर्स ग्रेन सॉइल को, कोर्स ग्रेन सॉइल को बांटता है परसेंटेज फाइननेस के हिसाब से। ये सब मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ ना। परसेंटेज फाइननेस के अकॉर्डिंग क्या करता है, बांटता है। किसको, कोर्स ग्रेन सॉइल को बांटता है। तो उसमें पहला क्या हो गया था, पहला हम लोग देखते हैं परसेंटेज फाइननेस के हिसाब से क्या बांट रहा है, कोर्स ग्रेन सॉइल को बांट रहा है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका, if percentage fineness, if percentage fineness लेस देन कितना, लेस देन 5%। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब दो प्रकार के सॉइल, एक होते हैं अपने पास ग्रेवल, और एक होता है हमारे पास सैंड होता है। ठीक है, ग्रेवल को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सैंड को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेवल जो होता है आपका दो प्रकार से कैसे बांट सकते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सैंड को वैसे ही मैं दो प्रकार से बांट सकता हूँ, ऊपर बनाना था, चलो अब कुछ नहीं होता। वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा और पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब इधर देखना, ये वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है। अब ये जो है ग्रेवली सॉइल है, और ये क्या है, सैंडी सॉइल है। ऐसे मान लो, है ना, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल दो प्रकार से बांट दिया, ग्रेवल में और सैंड में। तो ये ग्रेवली सॉइल जो हो जाएगा, इसमें ग्रेवल ज्यादा सैंड कम रहेगा, और इसमें सैंड ज्यादा ग्रेवल कम रहेगा। ठीक है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल तो दोनों चीज तो रहेगा ही, ग्रेवल भी रहेगा उसमें, सैंड भी रहेगा। तो ये ग्रेवली सॉइल है, मतलब इसमें क्या रहेगा, ग्रेवल ज्यादा रहेगा, और क्या रहेगा, सैंड क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इसमें भी सेम वैसी, ग्रेवल ज्यादा सैंड कम। जबकि इनमें क्या रहेगा, आपका सैंड ज्यादा रहेगा और ग्रेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इधर देख लो, ऊपर देख लो, है ना। तो यहाँ पर से
मैं क्या बोल दिया, ग्रेवल ज्यादा सेंड कम, वो समझ में आ गया आपको। दूसरा हम लोग बताते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, पढ़ चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है ना। ग्रेवल के लिए क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 होता है ना, और सैंड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 होता है। पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड सैंड के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी वो हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि पुअरली ग्रेडेड चाहे वो कुछ भी हो, 1 होगा हमेशा। पुअरली ग्रेडेड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और वैसे ही अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होगा 1 से 3 तक क्या करेगा, वेरी करेगा वेल ग्रेडेड के केस में। देखो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किसके बारे में बताता है कि सॉइल वेल ग्रेडेड है कि गैप ग्रेडेड है। ये वेल ग्रेडेड है तो 1 से 3 के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा इसकी वैल्यू। वैसे ये भी वेल ग्रेडेड है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 से 3 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है ना। अच्छा पिछले बार मैं शायद वेल ग्रेडेड बताया था तो उसमें 1 से 3 के बीच में होता है ना, मतलब कि 1 से 1 to 3 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती है। 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 1 होगी, 3 होगी तो भी वो वेल ग्रेडेड होगा, याद रखना। 1 से अगर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका गैप ग्रेडेड, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गैप ग्रेडेड हो जाएगा। ओके, इस चीज को याद रखना। और पुअरली ग्रेडेड के केस में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, है ना। और इससे अपने को समझ में क्या आ रहा है, इससे अभी अभी क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, इफ परसेंटेज फाइनेंस लेस देन 5%, ठीक है। तो इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि हमारे पास सॉइल क्या है, वेल ग्रेडेड है या फिर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, रिविजन ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये जो बस बाटा है, इफ परसेंटेज फाइनेंस लेस देन क्या रहेगा, 5% रहेगा इफ परसेंटेज फाइनेंस। और दूसरा हम लोग देखते हैं इफ परसेंटेज फाइनेंस, इफ परसेंटेज फाइनेंस क्या हो जाए आपका, ग्रेटर देन क्या हो जाए, ग्रेटर देन 12% हो जाए, ठीक है। तो इसमें बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना और रिविजन करना, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई टाइप्स नहीं है कि इसमें पूछेगा, बस जो पहले पढ़े ना अभी इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन, 4 ग्रेन सॉइल और 5 ग्रेन सॉइल को कैसे बांटते हैं वो आपको पता होना चाहिए था। और ये वो परसेंटेज फाइनेंस के हिसाब से बांट रहे हैं। तो 12% से ज्यादा रहेगा तो फिर से अपने पास ग्रेवल रहेगा और क्या रहेगा, सैंड रहेगा। कोर्स ग्रेन सॉइल में ये दोनों आएंगे, तो इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, अब ये ग्रेवल क्या हो जाएगा, ग्रेवल को मैं बांट सकता हूँ आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, सॉरी वेल ग्रेडेड के टर्म में नहीं करेंगे इसको, ग्रेवल विथ सिल्ट, ठीक है। मतलब सिल्टी ग्रेवल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर क्लेई ग्रेवल हो जाएगा, उसके बाद फिर ग्रेवल विथ सिल्ट एंड क्ले, ग्रेवल विथ सिल्ट एंड क्ले, ऐसा करके। ऐसा समझ में, ये क्या बोला मैं, सिल्टी ग्रेवल बोल दिया, क्लेई ग्रेवल बोल दिया, और इसको मैं क्या बोल दिया, ग्रेवल विथ सिल्ट एंड क्ले। ये सिल्टी ग्रेवल है, ये सिल्टी ग्रेवल है, ये क्लेई ग्रेवल, दोनों को एक साथ बोलने का तरीका क्या हो गया, ग्रेवल विथ सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे ही इसको भी आप लोग कर दोगे, इधर का जो है ना आप लोग अपने से कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, सेम सेम तो करना है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा सिल्ट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्टी सैंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्लेई सैंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा सैंड विथ सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल के देखते हैं। पहले तो आपको पता चल गया कि ये ग्रेवल है, ग्रेवली सॉइल है, ये सैंडी सॉइल है। इसमें ग्रेवल ज्यादा, सैंड क्या होगा, कम होगा, इसमें सैंड ज्यादा, ग्रेवल कम होगा, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल के। तो इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी होगी, सिल्टी ग्रेवल है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं लेस देन 4%, ठीक है। क्ले ग्रेवल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 7% हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताया था ना, मैं टेबल बताया था। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है कि जितना ज्यादा सॉइल फाइन रहेगा उतना ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा। तो ये जो क्ले तो बहुत फाइन होता है, लेकिन क्ले के साथ क्या मिला हुआ है, ग्रेवल, इसलिए उसका क्या होगा, उतना ज्यादा फाइन नहीं होगा, फिर भी फाइन होगा, इसलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो गया। वैसे ग्रेवल और सैंड तो नॉन प्लास्टिक मटेरियल है तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो 0 होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। मैं दिखाया था कि जो नॉन प्लास्टिक मटेरियल है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होगा। तो ग्रेवल नॉन प्लास्टिक है, लेकिन नॉन प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक मिला है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी आ जाएगी। तो इसलिए इसको याद रखना, ग्रेवली क्ले का
क्लेई ग्रेवल का कितना होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ग्रेटर देन 7% हो सकता है, जबकि सिल्टी ग्रेवल, अब सिल्ट जो होगा क्ले से थोड़ा बड़ा पार्टिकल है तो इसमें भी थोड़ी बहुत प्लास्टिसिटी दिखाएगा। ग्रेवल नॉन प्लास्टिक और ये प्लास्टिक है तो इसका कितना होता है। अब इनका क्या होगा, इसमें क्ले भी मिला है सिल्ट भी मिला है तो इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इन बिटवीन क्या हो जाएगी आपकी 4 to 7 हो जाएगी, 7 से छोटी 4 से बड़ी। ओके, वैसे इसके लिए भी सेम उतार देना, आ रहा समझ में, इसके लिए भी सेम उतार देना, सिल्टी के लिए इतना ही हो जाएगा, क्लेइंग सैंड के लिए उतना, है ना। बस इसमें हम लोग ये चीज पता करेंगे उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में, लिख लिए। अब तीसरा टाइप बचता है, ये दूसरा था, दूसरे प्रकार से बांटे परसेंटेज फाइननेस के हिसाब से, तीसरे प्रकार से बांटेंगे इफ परसेंटेज फाइननेस इन बिटवीन, ठीक है ना। बिटवीन क्या हो जाएगा आपका 5 to 12%, जब 5 से 12% के बीच में होगा तब हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इस केस में भी आपका ग्रेवल रहेगा, इस केस में भी आपके पास क्या रहेगा, सैंड रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, ये 5 से 12 है, जो 5 से कम वाला था और 12 से ज्यादा वाला था दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। वैसे इधर क्या हो जाएगा आपका पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट एंड पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले। आया समझ में, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है उसके साथ सिल्ट मिला हुआ है, सिल्ट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं पर गड़बड़ किया क्या, यहां पर गड़बड़ किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट हो गया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले हो गया, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट हो गया, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले हो गया। वैसे सैंड के लिए भी सेम करोगे, उसका नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ अंतर नहीं रहेगा, उसमें क्या रहेगा वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा विद सिल्ट, बस। इसमें सब में क्या हो जाएगा, सैंड ग्रेवल ज्यादा सैंड कम है, और उसमें क्या हो जाएगा सैंड ज्यादा ग्रेवल कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखो सब चीज निकालेंगे इसमें, मतलब कि सीयू भी निकालेंगे और सीसी भी निकालेंगे और आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी निकाल के देखेंगे, ठीक। तो ये तीनों निकाल के देखते हैं। तो पहले वेल ग्रेडेड है, तो वेल ग्रेडेड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इस केस में ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, और ग्रेवल के लिए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4। सैंड में चेंज हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए कितना हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 हो जाएगा उधर, ठीक है। इधर फिर से क्या हो जाएगा, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये पुअरली ग्रेडेड है तो मैं क्या बोला, पुअरली ग्रेडेड के लिए निकालने का कोई मतलब नहीं है, 1 ही होगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वेल ग्रेडेड केस में क्या होता है 1 से 3 के बीच में वेरी करता है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा आपका 1 से 3 के बीच में ही हो जाएगा, और इनके लिए तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वेल ग्रेडेड बताता है और गेप ग्रेडेड बताता है, पुअरली ग्रेडेड है कि नहीं बता पाता, है ना। उसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखेंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स सिल्ट मिल गया है, वैसे तो ग्रेवल जो होता है वो नॉन प्लास्टिक है, लेकिन ग्रेवल के साथ सिल्ट मिला हुआ है, इसलिए लेस देन क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेवल है लेकिन ग्रेवल के साथ क्ले मिला हुआ है तो पीछे पड़े हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7% हो जाएगा, ठीक है, बस ऐसी। और इनके लिए क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, भले पुअरली ग्रेडेड है लेकिन क्या मिला हुआ है सिल्ट मिला हुआ है, तो इसके लिए भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या लिख दोगे, सिल्ट है तो लेस देन 4% हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7% हो जाएगा। आया समझ में, ठीक। बोलने आना चाहिए, कभी कभार ऐसे लिख के रिप्रेजेंटेशन लिख के पूछ देता है कि ये इसको बोलते क्या है, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ सिल्ट, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विथ क्ले, है ना। ये आगे समझ में, पीछे ही तो जस्ट अभी पढ़े हैं ना, लेस देन 4%, जब ग्रेवल में सिल्ट मिला हुआ है, जब ग्रेवल में क्ले मिला हुआ है तो, और उसके बाद फिर से ग्रेवल में सिल्ट और ग्रेवल में क्ले है, पुअरली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड इसको इफेक्ट नहीं करेगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, है ना। वैसे सैंड के लिए भी लिख लेना ना सेम, बस यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। आगे बढ़े अब, ये हो गया आपका कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया,
इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन में हम लोग अब देखते हैं टॉपिक क्या हो जाएगा, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन ही है ना। अभी तक इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन चल रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। दूसरा देखेंगे आप फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है, कि जो कि 75 माइक्रोन से क्या हो, जिसकी पार्टिकल की साइज 75 माइक्रोन से कम हो, मतलब कि 50% और मोर देन 50% पार्टिकल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए 75 माइक्रोन से, ठीक है ना। पास ओवर द 75 माइक्रोन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 50% और मोर देन 50% पार्टिकल आर फाइनर देन 75 माइक्रोन, ठीक है ना, फाइनर देन 75 माइक्रोन। और ये तो हो गया आपका पहचानने का तरीका कि फाइन ग्रेन सॉइल है कि कोर्स ग्रेन सॉइल। दूसरा क्या होता है कि फाइन ग्रेन सॉइल को ये एक तो नॉर्मली इस हिसाब से पता चल जाएगा, और दूसरा प्लास्टिक क्या बोलना चाहिए, लिक्विड लिमिट को साइंस से लिख रहा हूँ, लिक्विड लिमिट एवं कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड लिमिट एंड कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पहली बात, जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 तो जानते हैं, तीसरा क्या आ गया देखते हैं। तो एक हो गया आपका क्ले, एक हो गया आपका सिल्ट, ये जान रहे हो, एक होता है ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल बोल सकते हो। क्ले को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्ट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, बताया था ना, जो पेड़ पौधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में क्या हो गए, दब गए, और उसका डिकम्पोजिशन हुआ, और जिस प्रकार के सॉइल का निर्माण हुआ, दैट इज ऑल्सो अ फाइन सॉइल, और वो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं ठीक है। ये नेचुरल सॉइल, चलो ठीक है, एक्चुअली मैं बोलना ये चाह रहा था कि ये सब क्या होते हैं, रॉक के डिफॉर्म होने से बनते हैं, और ये जो होता है आपका कैसे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधे नीचे दबे रहने से डिकम्पोजिशन से बनता है, ठीक। और अब क्या बताना है, अब ये बताना है कि इसको मैं 3 प्रकार से क्लासिफाई करूंगा। मैं क्या बोला कि अभी किस हिसाब से क्लासिफाई कर रहा हूँ, लिक्विड लिमिट एंड कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से। ये नॉर्मल तरीका हो गया पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, या फिर क्लासिफाई करने का, सॉरी, क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका लिक्विड लिमिट और कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्ले है, क्ले लो कंप्रेसिबल, क्ले इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, क्ले हाई कंप्रेसिबल। ये जो एल आई और एच लगाया हूं ना, वो लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और हाई कंप्रेसिबल को बता रहे हैं। आ रहे समझ में, कंफ्यूज मत होना। एल का लो कंप्रेसिबल, आई का इंटरमीडिएट और एच का हाई कंप्रेसिबल क्ले है। वैसे ही इसको भी 3 प्रकार से क्लासिफाई करोगे। देखो, लो कंप्रेसिबल का क्या हो जाएगा आपका, लो कंप्रेसिबल कब होगा, जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 35% होगी। और जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 35% से लेके, छोटा हो जा रहा है क्या थोड़ा, 35% से लेके 50% तक होगी, ठीक है। 35% से लेके 50% तक होगी। ये क्या था, 35% से कम, तो लो कंप्रेसिबल, 35 से 50 इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 50% होगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका हाई कंप्रेसिबल क्ले कहलाएगा। वैसे ही इसको 3 भागों में बांटोगे, ठीक है, वैसे ही इसको 3 भागों में बांटोगे, ठीक है। और उसमें सब में सेम यही लिख देना है ना, कोई अंतर नहीं है। इसको क्या लिखोगे आप, सिल्ट है तो एम एम एम, ठीक है। लो, इंटरमीडिएट, हाई कंप्रेसिबल, ओ ओ ओ। ऑर्गेनिक सॉइल, ये क्या हो जाएगा, लो, इंटरमीडिएट, हाई कंप्रेसिबल। और लिखना क्या है, सब यही लिखना है। मतलब कि अगर इन सॉइल में लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 35% से कम होगी, तो वो लो कंप्रेसिबल सिल्ट है, इंटरमीडिएट हाई कंप्रेसिबल, इसी हिसाब से वो उसको भी क्लासिफाई करेंगे, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इजी था। अब लास्ट टॉपिक बच गया आपका सॉइल क्लासिफिकेशन में।
देखो प्लास्टिसिटी चार्ट को देखेंगे अभी। किसको देखेंगे? प्लास्टिसिटी चार्ट। मिटा दूंगा। अब ये प्लास्टिसिटी चार्ट क्या है? तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में एक चार्ट बनता है, ठीक है, सॉरी वाटर कंटेंट के बीच में एक चार्ट बनेगा। ये लिक्विड लिमिट है शायद यार, हाँ लिक्विड लिमिट। ये यहां पर से क्या हो जाएगा आपका? यू लाइन हो जाएगा। ये क्या है आपका? यू लाइन। ये एक और लाइन यहां पर से, ये हो गया मान लो ए लाइन। क्या हो गया? ए लाइन। इस चार्ट से हमको जानना बस इतना है कि यू लाइन के ऊपर में कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं होता, नो सॉइल प्रेजेंट, नो सॉइल प्रेजेंट अबो यू लाइन। अबो यू लाइन कोई भी सॉइल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अबो ए लाइन केवल और केवल क्ले प्रेजेंट होता है। पहले इसको और अच्छे से बना लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं ये हो गया आपका 35% मान लेते हैं, 35% लिक्विड लिमिट है। और ये क्या हो जाएगा आपका? 50% लिक्विड लिमिट है ना। ये 50% लिक्विड लिमिट है मान लेते हैं। अभी मैं लिक्विड लिमिट के हिसाब से बांट के बताया ना, तो 35% से जो कम रहता है, ठीक है ना, लिक्विड लिमिट की वैल्यू जब 35% से कम होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लो कंप्रेसिबल सॉइल। और मैं अभी क्या बोला कि क्ले हमेशा ए लाइन के ऊपर में, नोट करके लिख लेना यार, दो ठोक नोट। पहला नोट क्या हो जाएगा? नो सॉइल प्रेजेंट अबो द यू लाइन। दूसरा नोट लिखना कि क्लेज आर ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज अबो द ए लाइन। क्ले हमेशा ए लाइन के ऊपर में रहेगा, यू लाइन के ऊपर कोई सा भी प्रकार का सॉइल नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्ले की बात करूंगा तो यहाँ पर लो कंप्रेसिबल क्ले पाया जाएगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले और यहाँ पर हाई कंप्रेसिबल क्ले पाया जाएगा। क्यों? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर 35% से कम क्या है लिक्विड लिमिट? तो लो कंप्रेसिबल क्ले जो कि ए लाइन के ऊपर में, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले जो कि आपका 35 से 50% के बीच में जो कि ए लाइन के ऊपर में। वैसे क्या हो जाएगा? 50% से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? हाई कंप्रेसिबल के, लेकिन ए लाइन के ऊपर में। यहाँ पर अगर मैं सिल्ट की बात कर लूँ तो सिल्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, ये हो जाएगा यहाँ पर लो कंप्रेसिबल सिल्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई कंप्रेसिबल सिल्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक क्ले की बात करूंगा तो हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले और यहाँ पर लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक क्ले हो जाएगा। इजी। जानना क्या था? तो कुल मिला के ये दो ठोक नोट था, वो आपको जानना था और याद रखने में मदद भी कर सकता है। लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट एंड हाई कंप्रेसिबल क्ले। प्लास्टिसिटी चार्ट किसके किसके बीच में बन रहा है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में। तो ये चार्ट से आप लोग ये भी समझ सकते हैं जैसे जैसे आपका लिक्विड लिमिट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ते जा रहा है। जाहिर सी बात है। हाँ लिख लो इसको भी। तो तीसरा नोट लिख लेना कि लिक्विड लिमिट के साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ती है, बढ़ रही है ना। लिक्विड लिमिट इधर बढ़ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ रही है। हाई कंप्रेसिबल इधर हो गया, इधर क्या था? इंटरमीडिएट, इधर लो कंप्रेसिबल। तो लिक्विड लिमिट के साथ कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ती है। और दूसरा भी लिख लेना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के साथ भी क्या हो रहा है आपका? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इधर है तो इधर हम लोग जाते जा रहे हैं तो क्या बढ़ते जा रहा है आपका? कंप्रेसिबिलिटी बढ़ते जा रही है। तो कुल मिला के प्लास्टिसिटी के साथ भी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और लिक्विड लिमिट के साथ भी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है। तो ये चीज भी आपको इस चार्ट से पता चल जा रहा है। तो इतना से आपका क्या हो गया? क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग आज की टॉपिक की ओर, लेकिन उससे भी पहले कुछ कुछ पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से पढ़ते हैं। सॉइल वाटर क्या होता है? थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। सॉइल वाटर क्या होता है? सॉइल वाटर पहला हो जाएगा आपका ग्रेविटी वाटर। क्या हो जाएगा? ग्रेविटी वाटर। अब देखो यार, बरसात का पानी, ठीक है ना, वर्षा, रेन वाटर, ठीक है, ये सॉइल है अपना, ठीक है ना, सॉइल है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? पानी गिरा। पानी गिरा या फिर सरफेस वाटर मतलब नदी का पानी, जहां का भी पानी जो है वो क्या होता है? सॉइल में आया। अब सॉइल में आने के बाद क्या होता है? वो
नीचे चल देता है ना, वो ऊपर में नहीं रहता, नीचे चल देता है, मतलब कहाँ चल देता है, वाटर टेबल में चल देता है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। आया समझ में? तो ऐसा पानी, जैसे कि वर्षा का पानी, कुछ भी पानी सॉइल में आता है, सॉइल में आने के बाद कुछ देर ही ठहरता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो किस ओर चल देता है, वाटर टेबल की ओर चल देता है। ठीक है, वो सॉइल में नहीं रहता। तो ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। आगे समझ में ग्रेविटी वाटर क्या होता है, ग्रेविटी वाटर क्या होता है समझ में आया कि नहीं? ऐसा वाटर जो कि सॉइल के पार्टिकल के बीच में वाइड में प्रेजेंट नहीं रहता, या फिर कुछ ही समय के लिए प्रेजेंट रहता है, और कुछ समय पश्चात वो नीचे परकुलेट होके कहाँ चल देता है, वाटर टेबल में चल देता है, तो उसको हम लोग ग्रेविटी वाटर बोलते हैं। दूसरा वाटर देखेंगे, एब्जॉर्ब वाटर। एब्जॉर्ब्ड वाटर। अब ये एब्जॉर्ब्ड वाटर कई प्रकार का होता है, इसके अंतर्गत में पहला हम लोग देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, देखो सॉइल है, सॉइल इन्वायरमेंट से जो पानी को ग्रहण करता है, कहने का मतलब सॉइल जो है जैसे कि मॉइस्चर हो गया, सॉइल में जो ह्यूमिडिटी है उससे ये क्या हो रहा है, सॉइल ग्रहण कर रहा है मॉइस्चर। या फिर क्या हो गया कि तो रात में जो ओस गिरता है वो सबसे जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सबसे जो पानी मिल रहा है सॉइल को, उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। तो इससे अपने को इतना समझ में आया, इससे इतना समझ में आया कि सॉइल में इस प्रकार से जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं वो बहुत ही थीन लेयर होते हैं, मॉइस्चर के बहुत ही थीन लेयर होंगे, पार्टिकल में होंगे ना थीन लेयर। और ये जो वाटर है इसका यूज पेड़ पौधे नहीं कर पाते, तो अपने ग्रोथ के लिए पेड़ पौधे हाइग्रोस्कोपिक वाटर का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। आ रहा है समझ में, क्यों कम अमाउंट में? कौन से वाटर होते हैं जो सॉइल मतलब जो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी के रूप में मिल रहे हैं, मॉइस्चर के रूप में मिल रहे हैं, या फिर ओस की बूंदों के रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, ठंडे में ओस जम जाता है ना ठंडी में, तो वो सब के कारण जो सॉइल को पानी मिल रहा है दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये इतने कम अमाउंट में होते हैं कि इसका यूज पेड़ पौधे अपने ग्रोथ के लिए नहीं कर पाते। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, लिख लो अपने से, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख सकते हो, थिन फिल्म ऑफ वाटर टाइटली हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल, इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है ना, फिल्म ऑफ द वाटर टाइटली हेल्ड इन द सॉइल पार्टिकल, इट इज द thin film of water tightly held in the soil particle, it is not available for the water plant, so it is not available for the plant and trees। तो ये हो गया आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसके बाद फिर सेकेंड वाटर की ओर आते हैं हम लोग। सेकेंड वाटर जो हो जाएगा आपका, फिल्म वाटर को समझ लो। फिल्म वाटर होता है, ये सब दिखाने लायक चीज नहीं है। फिल्म वाटर के बाद तीसरा हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चर वाटर या स्ट्रक्चरल वाटर। ठीक है, और उसके बाद फिर होता है कैपिलरी वाटर। इसको समझते हैं ये सब क्या है ना, कैपिलरी वाटर। सबसे पहले फिल्म वाटर को समझते हैं, फिल्म वाटर। अब देखो, मैं बोला कि ग्रेविटी वाटर जो होता है सॉइल में आया और उसके बाद फिर उस परकुलेट होके नीचे चला गया, लेकिन परकुलेट होके नीचे चला गया ना, तो कुछ तो जो सॉइल के पार्टिकल होंगे उनको टच करते हुए जाएगा, तो सॉइल के पार्टिकल में कुछ ना कुछ पानी बच जाएगा ना। जब ग्रेविटी वाटर नीचे चल देगा तो कुछ ना कुछ पानी तो कणों में बच जाएगा। ठीक है ना, एकदम एकदम साफ पूरा का पूरा पानी तो नीचे नहीं चल देगा, है ना, तो कुछ अमाउंट तो चिपक जाएंगे। आ रहा समझ में, सॉइल के कण में, सॉइल पार्टिकल के कण में, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिल्म वाटर बोलते हैं। ये जो फिल्म वाटर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के ऊपर में रहेगा। हाइग्रोस्कोपिक तो और ज्यादा बहुत थिन लेयर होता है। ये हो जाएगा आपका फिल्म वाटर। समझ में आ गया फिल्म वाटर क्या होता है। जो बच गया ग्रेविटी वाटर के जाने के बाद वो क्या है, फिल्म वाटर है। ये भी कम अमाउंट में रहेगा। स्ट्रक्चरल वाटर की बात करें तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल है, जो सॉइल का कण है, उस पार्टिकल के अंदर में, ठीक है ना, उस पार्टिकल में ही जो वाटर रहेगा अंदर में, मतलब इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल वाटर बोलते हैं, या फिर इसी को केमिकली कंपाउंडेड वाटर भी बोलते हैं। केमिकली कंपाउंड वाटर, तो सॉइल के पार्टिकल के अंदर में रहता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है इसको ओवन ड्राई करने पे भी, ठीक है, हाई टेम्परेचर देने पे भी ये क्या होता है, नहीं निकल पाता।
कि तभी निकलता है सॉइल के पार्टिकल से जब तक कि सॉइल का पार्टिकल खुद ही मेल्ट ना हो जाए। जितना टेम्परेचर सॉइल के पार्टिकल को मेल्ट होने में लगेगा उतने ही टेम्परेचर में स्ट्रक्चरल वाटर भी निकलेगा। बाकी ये सब जो है आपका इजिली ओवन ड्राई मेथड में ओवन में गर्म करने पे निकल जाएगा। ठीक है, केपलरी वाटर की ओर आते हैं। केपलरी वाटर अब क्या होता है, देखो ये था आपका वाटर टेबल, ऊपर में मान लेते हैं ये सॉइल है, ठीक है, ऊपर से पानी वानी आया और उसके बाद फिर ग्रेविटी वाटर जो होता है वो नीचे चला गया, यहाँ पर आपका क्या होता है, ग्रेविटी वाटर होता है। तो ये ग्रेविटी वाटर से ऊपर की ओर क्या होता है, केपलरी राइज देखने को मिलता है। ठीक है ना, केपलरी राइज देखने को मिलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये जो केपलरी राइज होके ऊपर आ रहा है वाटर टेबल का पानी, तो उसी को क्या बोलते हैं, केपलरी वाटर बोलते हैं। और याद रखना ये केपलरी वाटर जो रहता है वो नेचुरली रूप से क्या मिल रहा है अपने को, नीचे जमीन से पानी मिल रहा है ना, वही तो केपलरी वाटर है। नेचुरल रूप से जो नीचे जमीन से पानी मिल रहा है वही आपका केपलरी वाटर है, और इसी का यूज प्लांट लोग करते हैं। ठीक है ना, प्लांट पेड़ पौधे लोग क्या करते हैं अपने ग्रोथ के लिए इसी केपलरी वाटर का यूज करते हैं। आया समझ में, आया कि नहीं। तो जंगलों में जो पेड़ पौधे ग्रो हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं, है ना, वहां कोई पानी तो देने नहीं जाता उनको। तो आपको अगर ऐसा पूछा, इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट यूजेबल वाटर क्या है प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो केपलरी वाटर है। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉइल वाटर। और कुछ बच गया। अब ना केपलरी राइस को भी देख लेते हैं लगे हाथ। केपलरी वाटर देखे हैं, केपलरी राइस समझ लेते हैं। केपलरी राइस, केपलरी राइस वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या हो जाएगा, आपका पार्ट हो जाएगा। केपलरी राइस सॉइल में अगर देखने को मिलेगा तो अभी जो बताया आपका वाटर टेबल जो ऊपर की ओर आ रहा है दैट इज केपलरी राइस। लेकिन केपलरी राइस जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि फाइन पार्टिकल में, फाइन सॉइल में क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोर्स, है ना, एज कंपेयर टू कोर्स। और क्या बोल रहा था मैं, और क्या बताने लायक है इसमें, इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो केपलरी राइस का। केपलरी राइस का फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई में आर इंटू, आर की जगह डी कर लेना, गामा डब्ल्यू इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिग्मा दिख रहा है आपको सरफेस टेंशन दिख रहा है, सरफेस टेंशन पता ही होगा, सरफेस टेंशन इज द कॉज ऑफ कैपिलरी राइज। सरफेस टेंशन के कारण ही कैपिलरी राइज होता है। ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉस अल्फा, मतलब ये अल्फा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बिटवीन वाटर एंड सॉइल पार्टिकल, या फिर मटेरियल सॉइल पार्टिकल के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। डी जो हो गया वाइड है आपका, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाइड है, और ये तो आप लोग जान ही रहे हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये होता है कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। उसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है कैपिलरी राइज का, वो हो जाएगा सी डिवाइडेड बाई ई इंटू डी टेन। ठीक है, सी जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, सी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 0.1 से लेके 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होती है, वेरी करती है। और D10 हो जाता है आपका साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल। और ये तो जान ही रहे हो E क्या है, वाइड रेशियो। तो इस प्रकार से जो आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर में मिलेगा, है ना, कैपिलरी राइज सेंटीमीटर में देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट याद रखना है कि फाइन ग्रेन सॉइल में कैपिलरी राइज ज्यादा होगा कोर्स ग्रेन सॉइल की कंपैरिजन में। फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। उसके अलावा याद रखना कि कैपिलरी राइज में जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो निगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। अब वो क्या समझ में, वो बाद में समझ में आएगा, उसको अभी मत लिखना। और एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो इसमें, हाँ एक जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पूछता ही है वो आप लोग लिखना, कैपिलरी राइज कौन से सॉइल में कितना होगा ये पूछता है। एक तरफ लिख लेना
नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल, और एक तरफ लिख लेना कैपिलरी राइज इन सेंटीमीटर, कैपिलरी राइज इन सेंटीमीटर, ठीक। सी एच मतलब कैपिलरी राइज, सी फॉर कैपिलरी और एच का हाइट से बन गया आपका राइज। तो यहाँ पर से देखते हैं ग्रेवल, ग्रेवल से छोटा हो जाएगा सेंड, सेंड से छोटा हो जाएगा सिल्ट, और सिल्ट से छोटा हो जाएगा आपका क्ले। तो यही 4 प्रकार के जो सॉइल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले भी बताया था, और इन्हीं के लिए ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं। तो ग्रेवल के लिए जो कैपिलरी राइज हो जाता है आपका वो 2 से लेके 10 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में, जबकि सेंड के लिए होता है आपका 10 से 100 सेंटीमीटर, उसके बाद हो जाएगा सिल्ट के लिए 100 से 1000, और क्ले के लिए होता है आपका 1000 से लेके 2000 सॉरी 3000 सेंटीमीटर। इसको लिख लो, ये हो गया आपका कैपिलरी राइज। इसके बाद फिर अगला टॉपिक हो जाएगा आपका कैपिलरी शिफनिंग। ठीक है, कैपिलरी राइज के बाद फिर देखते हैं कैपिलरी शिफनिंग क्या होता है। कैपिलरी शिफनिंग क्या होता है हम लोग जानते हैं कि ये मान लेते हैं डैम है, ठीक है। ये डैम का क्या हो गया आपका, ये अप स्ट्रीम साइड हो गया, ये उसका क्या हो गया हाई फ्लड लेवल हो गया, हाई फ्लड लेवल हो गया ये इसका क्या हो गया अप स्ट्रीम साइड, और ये डाउन स्ट्रीम साइड है ना, वो तो जान ही रहे होंगे। अप स्ट्रीम में पानी ठहरता है, डाउन स्ट्रीम में स्पिलवे हो गए या फिर गेट खोलते हैं तो पानी उस तरफ जाएगा, वो डाउन स्ट्रीम साइड है। यहाँ पर हम लोग इम्परवियस कोर प्रोवाइड करते हैं डैम के अंदर में, ये आपका क्या हो गया इम्परवियस कोर कंक्रीट का पूरा, ठीक है, जो कि आपको वाटर प्रूफ बनाता है डैम को। तो ये क्या हो जाएगा इम्परवियस कोर हो जाएगा, आरसीसी का या फिर कंक्रीट का इम्परवियस कोर हो जाएगा आपका कंक्रीट का। और इसको मान लेते हैं हम लोग, ये जो हाइट होता है एक्स हो गया, ठीक है। ये जो एक्स वो हाइट है कैपिलरी राइज की, एक्चुअली में इस एक्स हाइट को एच सी शुड नॉट बी ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पर से जो कैपिलरी राइज होगा ना, कैपिलरी राइज तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पर वाटर क्या हुआ है ठहरा हुआ है, तो यहाँ पर से पानी जाएगा और क्या होगा आपका कैपिलरी राइज होगा। तो कैपिलरी राइज की जो हाइट होगी, ये जो कैपिलरी राइज हो रहा है, ठीक है ना, ये जो कैपिलरी राइज हो रहा है इसकी हाइट एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो गया तो इसीलिए हम लोग हाई फ्लड लेवल डिजाइन करके रखते हैं कि हाई फ्लड लेवल अपना इतना तक हो सकता है, लेकिन कभी कभी पानी ऊपर जा सकता है हाई फ्लड लेवल से। तो उस केस में क्या हो जाता है कि एच सी यानी कैपिलरी राइज की वैल्यू एक्स से ज्यादा हो जाएगी। एक्स वो आपका सेफ्टी फैक्टर है कैपिलरी राइज के लिए। तो इससे ज्यादा अगर कैपिलरी राइज हो गया तो पानी क्या हो जाएगा अंदर ही अंदर इधर चल देगा, आपका डाउन स्ट्रीम साइड में चल देगा, ठीक है। ऐसा होता है, और जिसके कारण क्या हो जाएगा एक वेज पूरा फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ये साइड जो है पूरा फेल हो जाएगा, अंदर ही अंदर क्या हो गया पानी के ट्रांसपोर्टेशन के कारण। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम फेलवर बोल देंगे। तो डाउन स्ट्रीम फेलवर, तो ये जो हो रहा है ना प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसी को कैपिलरी सिफनिंग बोलते हैं। तो कैपिलरी सिफनिंग इज द कॉज ऑफ डाउन स्ट्रीम साइड फेलवर। डाउन स्ट्रीम फेलवर किसके कारण होता है कैपिलरी सिफनिंग के कारण होता है। कैपिलरी सिफनिंग में क्या होता है आपका जो कैपिलरी राइज है वो इम्परवियस कोर से भी ऊपर आ गया, और जिसके कारण क्या हो गया डाउन स्ट्रीम साइड पे पानी अंदर ही अंदर गया, जिसके कारण डाउन स्ट्रीम साइड फेल हो गया। बस इतना ही और कुछ नहीं। ये हो गया आपका कैपिलरी सिफनिंग। उसके बाद देखते हैं फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है। फ्रॉस्ट से कुछ तो समझ में आ रहा होगा, आइस टाइप का बर्फ टाइप का, क्या था फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन मतलब कुछ नहीं, ठंडे प्रदेशों में जनरली क्या हो जाता है सॉइल वाटर क्या होते हैं, सॉइल वाटर अभी पढ़े, सॉइल वाटर का बर्फ में कन्वर्ट हो जाना, सॉइल वाटर का बर्फ में कन्वर्ट हो जाना, जम जाना, ठीक है, लो टेम्परेचर में जम जाना, उसी को फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। सॉइल वाटर का विंटर सीजन में या फिर विंटर कंट्रीज में, ठीक है ना, कोल्ड रीजन्स में, कोल्ड रीजन्स में सॉइल वाटर का जम जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट एक्शन इन सॉइल। और उसके बाद फिर देखते हैं फ्रॉस्ट हीव। फ्रॉस्ट हीव क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्रॉस्ट हीव जो होता है फ्रॉस्ट एक्शन के कारण होता है। मतलब ये फ्रॉस्ट एक्शन मतलब ये सॉइल है आपका, ठीक है, फ्रॉस्ट एक्शन वहां बर्फ गिर रहा है जिसके कारण क्या हो गया
पूरा जो बर्फ का चादर है पूरे सॉइल के ऊपर में जम गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट ह्यू बोलते हैं। तो फ्रॉस्ट ह्यू के कारण क्या हो गया, आपका सॉइल नीचे और उसके ऊपर में बहुत बड़ा बर्फ का लेयर, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, फ्रॉस्ट ह्यू बोल दिए। फ्रॉस्ट ह्यू के बाद फिर क्या है, फ्रॉस्ट बॉइल है। अगर लिखना होगा तो लिख लेना, फ्रॉस्ट ह्यू में हीविंग ऑफ द सॉइल फ्रॉम द फ्रॉस्ट सेक्शन इज टर्म्ड एज फ्रॉस्ट ह्यू। ठीक है, बर्फ के चादर से ढक जाना सॉइल का, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट हीव। उसके अलावा एक चीज याद रखना कि वाटर से जब बर्फ में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वॉल्यूम जो है 9% इंक्रीज हो जाती है। ये पता होगा वैसे आपको भी। तो कोई भी चीज जब वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, और वो जब आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसकी वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाती है, इस चीज को याद रखना। फ्रॉस्ट ह्यू के बाद फिर देखते हैं फ्रॉस्ट बॉइल। फ्रॉस्ट बॉइल क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। फ्रॉस्ट बॉइल मतलब समझ में आ रहा होगा, जो चीज बर्फ में जमा हुआ है अब वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट होगा। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर के कारण वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, आइस जो है या फिर सॉइल वाटर जो है पानी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक्चुअली में जब वाइड में जो पानी भरे या फिर जो सॉइल वाटर है वो जब आइस में कन्वर्ट होते हैं ना फ्रॉस्ट एक्शन के थ्रू, तो सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि सॉइल एकदम डेंस हो जाएगा। उसके वाइड में जो पानी था वो क्या बन चुका, एकदम ठोस बन चुका, जिससे सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो फ्रॉस्ट बॉइलिंग होता है तो वो पूरा का पूरा आइस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि सॉइल में वाटर होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और शियर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि वाटर इंक्रीज होने लग जाता है, वाटर कंटेंट इंक्रीज होने लग जाता है। आया, ये हो गया आपका फ्रॉस्ट बॉइलिंग। अब देखते हैं स्ट्रेस इन सॉइल, हेडिंग डाल लेना, स्ट्रेस इन द सॉइल या फिर स्ट्रेस इन सॉइल। स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तीन प्रकार का स्ट्रेस होता है, एक हो गया आपका टोटल स्ट्रेस, दूसरा हो गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, और तीसरा जो होता है आपका पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल स्ट्रेस, अब स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, सब जान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉइल की टोटल स्ट्रेस होती है वो किससे मिलके बनती है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर से मिलके बनती है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं सिग्मा डैश से प्रेजेंट कर दिया, इसको मैं म्यू से प्रेजेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू या फिर यू से रिप्रेजेंट कर लो, जिससे भी करना है। तो पोर वाटर प्रेशर को यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्चुअली में टोटल स्ट्रेस जो होता है दो स्ट्रेसों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। तो टोटल स्ट्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद टोटल स्ट्रेस के बाद फिर सेकेंड स्ट्रेस में आते हैं हम लोग, पोर वाटर प्रेशर देखते हैं। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर को पहले देख लेते हैं। पोर वाटर प्रेशर, अगर इसको मैं प्रैक्टिकली समझना चाहूँ पोर वाटर प्रेशर क्या है, तो सॉइल है, सॉइल के वाइड है, वाइड में पानी है, क्या बोला मैं, सॉइल है, सॉइल में वाइड है, वाइड में पानी है। तो जो वाइड में पानी है सॉइल के, उसमें स्ट्रेस लगेगा। अगर कुल मिला के सॉइल के वाइड में प्रेजेंट वाटर में जो स्ट्रेस लग रहा है, उसी स्ट्रेस को ही क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर। तो पानी में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस या फिर प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। आगे समझ में आ गया। उसके अलावा पोर वाटर प्रेशर को निकालते कैसे हैं, लिख लो, अगर लिखना होगा तो इंग्लिश में कैसे लिख लोगे उसको। तो इट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर फिल्ड इन द वाइड बिटवीन द सॉइल सॉलिड। इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर फिल्ड इन द वाइड, है ना, इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर फिल्ड इन द वाइड बिटवीन द सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या बता रहा था, पोर वाटर प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्चुअली में पोर वाटर प्रेशर होता क्या है, जैसे कि ये अपने पास क्या हो गया, सॉइल हो गया। ठीक है, ये मेरे पास सॉइल हो गया, ये पूरा सॉइल है, मतलब इस सॉइल में मान लेते हैं वाटर टेबल यहाँ पर प्रेजेंट है, यहीं पर वाटर टेबल है।
यहीं पर वाटर टेबल है आपका WT वाटर टेबल, और ये पूरा क्या है, सॉइल है, मतलब पूरा फुली सेचुरेटेड सॉइल है, फुली सेचुरेटेड सॉइल है। और मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पर ये एक सेक्शन है, यहाँ पर क्या निकाल के दिखाओ, पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस सेक्शन में अपने को कंसिडर करना है या फिर पोर वाटर प्रेशर निकालना है उससे ऊपर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर निकालना है तो उससे ऊपर देखो, तो इससे ऊपर का हाइट को मान लेता हूँ HW हाइट हो गया, और यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ वाटर को देखेंगे, ठीक है ना। हमेशा पोर वाटर प्रेशर में यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात होगी, तो मतलब हाइट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर कर दोगे, जितना आपका सॉइल का हाइट है जिसमें पानी प्रेजेंट है। अच्छा एक चीज याद रखना, अभी पानी यहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर निकालने बोलता कि इस सेक्शन में पोर वाटर प्रेशर निकालो, और ये पूरी ड्राई सॉइल होता, ठीक है, ये पूरा क्या होता, ड्राई सॉइल होता, वाटर टेबल यहाँ पर प्रेजेंट होता, तो इस केस में पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाता, क्योंकि सॉइल के वाइड में पानी ही नहीं है, तो पोर वाटर प्रेशर कैसे रहेगा। एक चीज समझ में आया ना, पोर वाटर प्रेशर जहां पर पानी प्रेजेंट नहीं है वहां पर क्या लोगे, 0 लोगे। तो अभी के केस में पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ जो ये सॉइल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर आपको निकल जाएगा। आगे समझ में पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालते हैं, नोट करके लिख लेना, पोर वाटर प्रेशर इज नॉट कंसिडर वेयर द वाटर इज नॉट प्रेजेंट, जहां पर पानी प्रेजेंट नहीं होगा सॉइल में वहां पर पोर वाटर प्रेशर 0 होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज अबाउट यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो हमेशा यूनिट वेट ऑफ वाटर को ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जितना हाइट ऑफ सॉइल है उससे। अब तीसरा आ जाता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, तीसरा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली अगर समझें तो जैसे कि आपका ये सॉइल है, ये वाटर टेबल है, ये क्या हो गया, वाटर टेबल हो गया, और ये क्या है, आपका सॉइल है। तो मैं बोला कि कैपिलरी राइज के थ्रू क्या होता है, ऊपर आता है पानी, बोला ना। तो और उससे भी ऊपर में आपका ड्राई सॉइल है, मान लेते हैं ड्राई सॉइल है, पूरा कोई जरूरी थोड़ी ना कि एकदम ऊपर तक आए, अगर हाइट ज्यादा है आपका सॉइल का। तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब सॉइल का शियर स्ट्रेंथ को बताता है, किसको बताता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल मतलब कि सॉइल कितना ज्यादा क्या है, डेंस है, अगर सरल भाषा में बोलूं तो डेंस है, या फिर उसके वाइड्स उसमें कम है, और वो क्या है, पैक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा इधर नीचे, पहले वाटर टेबल के नीचे की बात करता हूँ, मतलब पूरा पानी से सेचुरेटेड है, तो फुली सेचुरेटेड ऑफ वाटर है, बाई वाटर है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ कम होगा, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। हम लोग पढ़े थे ना, लिक्विड लिमिट में जब पानी, लिक्विड लिमिट में जब सॉइल एंटर कर लेता है तो लिक्विड लिमिट में उस सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो निगलेक्ट करते हैं। लिक्विड लिमिट जब पढ़े थे तो पढ़े थे ना, लिमिट्स पढ़े थे। अच्छा, लिमिट्स को ही हम लोग एल्टरबर्ग के द्वारा दिया गया है ना, जो 4 प्रकार के 4 लिमिट्स देखे ना अपन, कौन कौन से लिमिट्स देखे थे, सबसे पहले श्रिंकेज लिमिट, फिर उसके बाद प्लास्टिक लिमिट, और उसके बाद फिर लिक्विड लिमिट। तो वो लिमिट जो दी गए हैं, 4 स्टेजेस ऑफ सॉइल जो दिया गया है, 4 स्टेजेस था, सॉलिड, सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक और लिक्विड वाला। तो वो जो स्टेजेस दिए गए हैं, जो लिमिट्स दिए गए हैं, वो अल्टरबर्ग के द्वारा दिए गए हैं। वो भी पूछता है, वो शायद लिखाना भूल गया था, तो वहां पर ऐड कर लेना कि अल्टरबर्ग के द्वारा, समझ गए ना, अल्टरबर्ग के द्वारा क्या दिया गया है उसको। और अभी कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही लिक्विड लिमिट एंटर कर देता है, मतलब कि वो मिनिमम पानी जिसमें सॉइल क्या हो गया, फुली सेचुरेटेड हो जाए, तो वहां पर से हम लोग सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है उसको निगलेक्ट कर लेते हैं। फिर ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर सॉइल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी, याद रखना, और यहाँ पर भी सॉइल की स्ट्रेंथ ठीक ठाक रहेगी, इसके कंपेरिजन में अच्छा रहेगी और इसके कंपेरिजन में कम रहेगी। आ रहा है समझ में, ये ड्राई सॉइल होने के बावजूद यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा। रीजन ये है कि हम लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत सॉइल में पानी प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी वो क्या होता है, पढ़े थे ना, ओएमसी करके बताया था मैं, थोड़ा बहुत पानी होना जरूरी है करके, पिछला क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस किसको बताता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल को बताता है। इफेक्टिव स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। उसके अलावा लिखना होगा तो लिख लेना, इट इज द आल्सो अ फंक्शन ऑफ, इट इज द मतलब शियर स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ
इज द फंक्शन ऑफ, एक तो हो गया आपका शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ के अलावा परमियाबिलिटी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी के अलावा हो गया कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ये सब क्या करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस को इफेक्ट करेगा, कंप्रेसिबिलिटी, और उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन ये सब नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना जान चुके हैं कि कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा लिक्विड लिमिट होगा, और जितना ज्यादा अभी पीछे तो पढ़े जस्ट, और जितना ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा या फिर प्लास्टिसिटी होगा। कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, अभी के लिए दोनों को एक मान के चल लो, लेकिन दोनों एक नहीं है याद रखना। और ये क्या हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो गया परमिएबिलिटी हो गया। तो इतना लिख सकते हो। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 कंडीशन देख लेते हैं स्ट्रेस कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है आपको अभी बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला कंडीशन, इफ द सॉइल इज, इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड विथ वाटर, तो वाटर से क्या हो गया सबमर्ज्ड हो गया अगर सॉइल, तो उस केस में क्या हो जाएगा स्ट्रेस इन सॉइल, ये आपका क्या हो गया सॉइल हो गया। और वाटर टेबल को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपका वाटर टेबल हो गया, और ये आपका क्या हो गया सॉइल हो गया, मतलब सॉलिड हो गया, सॉइल सॉलिड है ना। और यहाँ पर क्या हो गया वाटर टेबल, मतलब यहाँ सिर्फ क्या है पानी है, इसको मैं सेक्शन ए बोल देता हूँ, इसको सेक्शन बी बोल देते हैं, और इसको सेक्शन सी बोल देते हैं। अब मेरे को निकाल के बताओ क्या क्या कैलकुलेट करना रहता है अपने को, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, और पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये तीनों कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, मैं क्या बोला कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, बताया। तो यहाँ पर से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, इजी। अब देखो यहाँ पर से सेक्शन ए की बात करते हैं, या फिर सेक्शन ए की बात करते हैं, तो इस सेक्शन ए में क्या हो जाएगा टोटल स्ट्रेस कितना निकल के आएगा, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, तो इसके ऊपर में कुछ हाइट है क्या, नहीं है, तो हाइट इनटू क्या करेंगे यूनिट वेट ऑफ द सॉइल करेंगे, तो हाइट है ही नहीं तो जीरो। अगर ये सेक्शन ए नहीं समझ में आया तो सेक्शन बी में आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद फिर पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर के लिए भी हाइट नहीं मिल रहा है, तो हाइट यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। कुल मिला के इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। सेक्शन ए के बाद हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन जब बी में आएंगे तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस को ध्यान से देखना, टोटल स्ट्रेस कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पर के हाइट को मान लेते हैं कि यहाँ पर का हाइट Z1 है, और यहाँ पर का हाइट को मान लेता हूँ यहाँ पर का हाइट Z है, ठीक है। अब देखो हाइट कितना मिल गया मेरे को, Z1 हाइट मिल गया, क्या Z1 हाइट मिल गया ना, ये हाइट मिल गया। इस सेक्शन में निकालना है तो ऊपर का हाइट देखते हैं बोला था, तो Z1 हाइट हो गया, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल लिखूंगा, लेकिन सॉइल प्रेजेंट नहीं है लेकिन वाटर तो है, तो इसलिए यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखूंगा मैं, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखूंगा, क्योंकि मेरे को टोटल स्ट्रेस में बात करना है, चाहे वहां पर पानी प्रेजेंट हो चाहे सॉइल प्रेजेंट हो। सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट रहता तो मैं क्या लिखता वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका Z1 इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, वाटर का यूनिट वेट। पोर वाटर प्रेशर देखेंगे तो पोर वाटर प्रेशर भी क्या हो जाएगा Z1 इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा, Z1 हाइट हो जाएगा, और जबकि हमेशा हम लोग पोर वाटर प्रेशर किसके टर्म में लेते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म में लेते हैं, अभी बताया था। अब उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा अपने को जीरो मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल स्ट्रेस में पोर वाटर प्रेशर को माइनस करोगे तो जीरो ही आ रहा है। अब आते हैं सेक्शन सी में, यहाँ पर देखना आपको सब समझ में आ जाएगा। सेक्शन सी की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो टोटल स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस क्या निकल के आया, पूरे ऊपर से लेना है ना, पूरे ऊपर से। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो पूरा ये सेक्शन सब इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो इधर तो जीरो निकला था, इधर वाले सेक्शन में, यहाँ वाले सेक्शन में जीरो निकला था, यहाँ वाले सेक्शन में कितना निकला आपका Z1 इंटू गामा डब्ल्यू निकला, और प्लस जब ये वाले सेक्शन में आएंगे तो ये वाला हाइट हो जाएगा आपका Z इंटू क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा यूनिट वेट, सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ दी सॉइल होगा। सेचुरेटेड क्यों लिया हमने यूनिट वेट को,
क्योंकि यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, और कैसा है, पानी उसमें भरा हुआ है, तो सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल लोगे, ठीक। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यू, मतलब कि पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर कितना था आपका, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू था, मतलब इस वाले सेक्शन में, और जब इस वाले सेक्शन में आओगे आप लोग तो वो क्या हो जाएगा आपका जेड इंटू गामा डब्ल्यू ही होगा, क्योंकि हमेशा गामा डब्ल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पानी प्रेजेंट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर पानी प्रेजेंट नहीं होता तो पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाता। उसके बाद फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस जब निकालेंगे तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या आपका जेड माइनस, मतलब जेड कॉमन निकाल दो इधर से, तो क्या बच गया आपका गामा सेट माइनस में गामा डब्लू। और हम लोग जानते हैं कि गामा सेट माइनस गामा डब्लू क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, मतलब ये आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू गामा सबमर्ज्ड भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। आया कि नहीं समझ में, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी में निकल गया आपका। उसके बाद अगर डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बता देता हूँ, डायग्राम आपको पूछेगा नहीं, चिंता मत करना। तो यहाँ पर डायग्राम कैसे बनता है आपका, अगर मैं टोटल स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, क्या बनाना चाहूँ मैं, टोटल स्ट्रेस डायग्राम, तो टोटल स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पर सेक्शन ए में कितना था आपका, जीरो था टोटल स्ट्रेस, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले बी सेक्शन में आएंगे तो कितना मिल रहा है मेरे को, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका Z1 इंटू गामा डब्ल्यू हो गया सेक्शन बी में। जबकि सेक्शन सी में आया तो Z1 इंटू गामा डब्ल्यू तो था ही, ठीक है, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू तो था ही, और प्लस उसमें क्या ऐड हो गया, जेड इंटू गामा सेट ऐड हो गया, जेड इंटू गामा सेट क्या हो गया, ऐड हो गया ना। अब उसके बाद फिर इसको जोड़ दो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गामा डब्ल्यू था, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू, यहाँ भी Z1 इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा, और उसमें एड क्या हो गया, जेड इंटू सेट एड हो गया। तो इस प्रकार से डायग्राम बना। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बनाएंगे। पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम ये कैसे बनेगा आपका, कैसे बनेगा समझ में आ गया ना, इधर जीरो रहेगा, इधर Z1 इंटू गामा डब्ल्यू, इधर सेम टाइप का बन रहा है ये भी। यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर Z1 इंटू गामा डब्ल्यू था, यहाँ पर भी Z1 इंटू गामा डब्ल्यू हो गया, और प्लस में क्या एड हो गया आपका, जेड इंटू गामा डब्ल्यू एड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर Z1 इंटू गामा डब्ल्यू सेम था, यहाँ पर जेड इंटू क्या हो गया, गामा डब्ल्यू एड हो गया। अब देखते हैं पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर जो था आपका, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है, दिख रहा है ना। और यहाँ सॉरी इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, जेड इंटू सबमर्ज हो गया, है ना, मतलब जेड इंटू गामा सेट प्लस, तो यहाँ पर से आपका ऐसा कर लो, ठीक है, ये क्या हो गया, जेड इंटू सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ वाटर, जेड इंटू गामा सबमर्ज हो गया, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या था आपका जीरो। तो डायग्राम आपको कोई मतलब का नहीं है, आपको पूछेगा कैसे क्वेश्चन, अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको थ्योरेटिकली बता देगा कि हमारे पास सबमर्ज्ड सॉइल है, वी हैव द सबमर्ज्ड सॉइल, एंड जिसमें सॉइल किस लेवल पे है वो बता देगा आपको, इतने हाइट पे है, इतने हाइट पे है, या फिर चाहे तो डायग्राम भी दे देगा कि ऐसा टाइप का डायग्राम है करके। उसमें कुछ भी पूछ लेगा कि सेक्शन बी में मेरे को क्या निकाल के बताओ, पोर वाटर प्रेशर निकाल के बताओ, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल के बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर इस सेक्शन में पूछ देगा, ठीक है, या फिर इस सेक्शन में कंपेयर करने बोल देगा इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर कितना कितना है, या फिर तीनों को पूछ सकता है कि इस सेक्शन में टोटल स्ट्रेस कितना है, पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। जनरली इफेक्टिव स्ट्रेस ही पूछता है, याद रखना इफेक्टिव स्ट्रेस ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस तभी निकाल पाओगे जब टोटल स्ट्रेस निकालोगे, पोर वाटर प्रेशर निकालोगे, और दोनों को फिर एक दूसरे से माइनस करोगे तब इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा। आ रहा है समझ में। उसके अलावा कंसेप्ट पूछ सकता है, कंसेप्ट क्या पता चला अपने को, ये सबमर्ज्ड वाटर है तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, लेकिन अपन नीचे जाते जा रहे हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, जब वाटर टेबल ऊपर जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू घटती है, और वाटर टेबल जब नीचे आता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। इसको नोट में लिख सकते हो, ऐसा कंसेप्ट भी पूछ सकता है, लिख लो जल्दी से। अरे यार टाइम हो गया आज इतना जल्दी, चलो ठीक है, आज 1 घंटा हो चुका है, आज इतना ही पढ़ते हैं। जब
चलो ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक के लिए।